जी जनाब, ये एक बड़ा मजे का सवाल है जो बच्चों ने शेयर किया हुआ है, इसको देखते हैं। ये कहते हैं कि जी सईद इन्वेस्टेड ₹400,000, 4 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं। ओके, सो दिस विल बी द अमाउंट जो कि स्टार्ट में है हमारे पास फॉर 10 ईयर्स, टाइम 10 साल है, आफ्टर विच ही रिसीव्ड ए लंप सम अमाउंट ऑफ ₹900,000। ले जनाब, हमें इस लाइन से ये चीज पता चली है कि इनिशियली जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं वो है 400,000, जिसे हम प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू या पी कहते होते हैं, और टाइम 10 ईयर्स के बाद उसको जो पैसे वापस मिले हैं वो है 900,000, जिसे हम एस कह सकते हैं या फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। ओके, इफ ही अर्न्ड 8.5% इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, which of the following rate compound quarterly did he earn during the first 5 years? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने इसके पूरे लोन पीरियड को, 10 सालों को, और वो दो पार्ट्स ऐसे हैं कि एक पार्ट जो है वो 8.5% पे इन्वेस्टेड है, और दूसरा जो है वो पता नहीं किस रेट के ऊपर इन्वेस्टेड है, वो इन चार में से किसी एक रेट के ऊपर इन्वेस्टेड है। तो जब भी कभी हम फाइनेंस का कोई भी सवाल करते हैं, इट इज़ वेरी आइडियल कि आप इसकी एक टाइमलाइन बनाएं और टाइमलाइन पे नंबर्स प्लॉट करें। प्रिंसिपल अमाउंट है जी 400,000 और फ्यूचर वैल्यू यानी कि एस है जी 900,000। टाइम जो है वो 10 ईयर्स है, लेकिन ये 5 सालों के दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सही है। ये जो दूसरा पार्ट है, इस टाइम पीरियड में जो इंटरेस्ट रहा है वो रहा है 8.5%, और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते होते हैं, हमारी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी रही है कंपाउंडिंग क्वार्टरली के हिसाब से एन विल बी इक्वल टू 4। तो चले इस टाइम पीरियड की तो हमें समझ आ गई है, लेकिन जो पिछला टाइम पीरियड है उसमें उसने कहा है कि रेट बताएं क्या होगा, जबकि एन जो है वो 4 ही है, क्योंकि उसने बताया है कि व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड क्वार्टरली जो है वो उसको पहले जो टाइम पीरियड है उसमें इंटरेस्ट मिला है। अब देखें जरा गौर से हुआ क्या होगा। हम लोग यहां से चले होंगे 4 लाख रुपए लेकर, 4 लाख रुपए के ऊपर हर साल इंटरेस्ट लगता रहा होगा, कंपाउंड होता रहा होगा, और यहां पे पहुंचे, और फिर उसके बाद हर साल हम क्या कर रहे हैं, मतलब शुरू से ही जब हम चल रहे हैं हम हर साल पिछले साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड करते हैं और उसके ऊपर अगला इंटरेस्ट ऐड लगाते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से करते करते जब हम यहाँ पे पहुंचे तो इसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट लगाया, और इसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाया 8.5% के हिसाब से। ये वाला टाइम पीरियड का इंटरेस्ट हमें नहीं पता। तो जनाब ऐसे है कि 4 लाख रुपए के ऊपर पहले 5 साल तक, फर्स्ट 5 years तक जो इंटरेस्ट लगता रहा वो हमें नहीं पता। लेट्स अज्यूम कि वो एक्स है, लेकिन क्योंकि कंपाउंडिंग हमें पता है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो हम 4 लिख लेते हैं कंपाउंडिंग की जगह पे। टाइम 5 साल है, मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है जनाब 4, तो वो हमने लिख लिया। तो ये वो अमाउंट आई होगी जो 5वें साल के एंड पे हमारे पास मौजूद होगी, राइट। हम लोगों ने पहले 5 साल का इंटरेस्ट रेट अज्यूम किया कि एक्स है, तो हर साल x% के ऊपर जब आपको अमाउंट इंटरेस्ट लगता रहा है तो आप इस अमाउंट पे पहुंचे होंगे, और इस अमाउंट के ऊपर ये जो इसको पूरे को कैलकुलेट करके आएगी, इसके ऊपर फिर दोबारा आगे हम लोगों ने 5 साल तक मजीद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, लेकिन वो इंटरेस्ट किसके लिए ऊपर कैलकुलेट किया, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 8.5% के ऊपर। ठीक है जी। तो इसके लिए जो कंपाउंडिंग फैक्टर बना वो बना 8.5% डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 5 into 4 यानी कि 20। तो जो पिछले 5 सालों का जो प्रिंसिपल था वो इकट्ठा होके पिछले 5 सालों का जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट था उसके ऊपर ये वाली अमाउंट लगी होगी। तो अगर हम गौर से देखें तो इंटरेस्ट के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें कुछ इस तरह से हमारा फैक्टर बन रहा होता है कि पहले 5 साल का फैक्टर मल्टीप्लाई बाई अगले 5 साल का फैक्टर। तो हम लोग क्योंकि 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर इंटरेस्ट इसके ऊपर लगा रहे होते हैं, तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा उसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे अगले 5 सालों के कंपाउंड फैक्टर के साथ, तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि 900,000 इज इक्वल टू 400,000 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 4 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है जी। हमारा जो फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं वैसे इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी है, आर ओवर एन है, टी इंटू एन है, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम इंतहाई आसानी से कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर आपके सामने है जी, हम इसको इसके ऊपर पुट करते हैं और देखते हैं
कि कभी कहीं हमें यहाँ पे कुछ दिक्कत तो नहीं आती है। अगर हमें इसमें कोई दिक्कत आएगी या कैलकुलेटर कभी कभार इतनी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए कह देता है कि भाई ये इक्वेशंस तो सॉल्व ही नहीं हो सकती, कांट सॉल्व, तो फिर हमें क्या करना होगा? ठीक है जी, ब्रैकेट से पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया करें, क्योंकि ब्रैकेट से पहले अगर आप मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाएंगे तो कैलकुलेटर कहेगा कि ये सिंटैक्स एरर है। ठीक है जी, 1 प्लस फ्रैक्शन परसेंटेज जो है वो 0.085 है डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी, रेज टू पावर 20, राइट एरो मल्टीप्लाई बाय, फिर दोबारा फ्रैक्शन ये लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 प्लस फ्रैक्शन अल्फा एक्स अननोन वेरिएबल जो हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 4, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड दिस रेज टू पावर। अब मैं कहूंगा शिफ्ट और सॉल्व फॉर एक्स और इक्वल टू। ठीक है जी, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि एक लंबी इक्वेशन है जो हमने पुट की है, और इस लंबी इक्वेशन में हो सकता है कि वो हमें आंसर देने के बजाय ये कह दे कि जी आई कांट सॉल्व दिस इक्वेशन। बहरहाल अभी हम देखते हैं, वेट करते हैं। नॉर्मली कैलकुलेटर के ऊपर भी इतना ही वेट लग रहा होता है, जैसा कि आपके सामने आ गया कि उसने कहा कि आई कांट सॉल्व दिस। अब ये क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसके पीछे कैलकुलेटर का काम करने का तरीका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैलकुलेटर क्या करता है, इक्वेशन आपने जो उसको x बताया ना और आपने उसको कहा है, तो वो x की वैल्यू पहले 0 रखता है। कैलकुलेटर क्या करेगा, x की वैल्यू 0 रखेगा, इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेगा, इसका जो आंसर आएगा उसको 900,000 के इक्वल रख के देखेगा कि क्या वो आंसर इसके इक्वल होता है कि नहीं होता। वो नहीं होगा, वो उसको छोड़ देगा, फिर x की जगह पे 1 रख के देखेगा, फिर 2 रख के देखेगा, फिर 3 रख के देखेगा। तो क्योंकि ये इटरेटिव कैलकुलेशंस होती हैं, बैक एंड पे बहुत सारी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, इसलिए कैलकुलेटर 1 बाय 1 ट्रायल एंड एरर के मेथड से कैलकुलेशन सॉल्व करता है। तो अगर कभी आपको कैलकुलेटर ये कहे कि भाई ये तो मैं कैलकुलेशन सॉल्व ही नहीं कर सकता, तो आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर को देनी है थोड़ी सी आसानी, अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है, ये आपको पता है कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाले फैक्टर को। ठीक है जी, ये वाले फैक्टर को आप पूरे को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी x वगैरह। तो क्यों ना इसको इतना सारा कुछ लिखने की बजाय इसकी जगह पे मैं सिर्फ इसका आंसर लिख दूं। तो बजाय इसके कि मैं इतनी बड़ी फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहा हूं, उसकी बजाय मैं बस सिंपल इसको पूरे को अलग से सॉल्व करके इसकी जगह इसका आंसर लिख देता हूं। आगे चलते हैं। ये 400,000 भी तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों ना इसको भी उधर ले जाके डिवाइड कर दें, और ये वाला जो फैक्टर है इसको भी उधर ले जाके डिवाइड कर दें। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 900,000 डिवाइडेड बाय 400,000, और ये वाला फैक्टर ये भी सॉल्व करके हम इधर लाके डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। 1 प्लस 0.085 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 20, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस x ओवर 4 रेज टू पावर 20, राइट। अच्छा चले आप इसको सॉल्व करके देखते हैं जी। अब हम सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ये वाला जो फैक्टर है इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 0.085 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 20, तो इसको कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही 1 प्लस, हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस फ्रैक्शंस 0.085 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज, नहीं ब्रैकेट क्लोज करनी है राइट एरो प्रेस करने के बाद ताकि पूरी ब्रैकेट क्लोज हो, रेज टू पावर 20 इक्वल टू करेंगे तो आएगा 1.522। आप इसको पूरे को भी ऐसे ही टाइप कर सकते हैं, बल्कि पूरे को ही टाइप करते हैं ताकि आप लोगों को फ्रैक्शंस एंटर करना है। 900,000, वो है मैंने तो फ्रैक्शन का बटन प्रेस ही नहीं किया, चलें कोई बात नहीं, अब प्रेस कर देता हूँ तो वो फ्रैक्शंस में आ जाएगा। 400,000 मल्टीप्लाई बाई विद इन ब्रैकेट्स 1 प्लस एक और दफा फ्रैक्शन 0.085 डाउन एरो 4 राइट एरो ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 20 इक्वल्स टू, तो आपके पास आंसर आया 1.47754। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1.54 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 4 रेज टू पावर 20। आपको क्या चाहिए, x ही चाहिए इसमें। तो हमने आसानी बड़ी कर दी ना कैलकुलेटर के लिए कि वो अपनी जो कैलकुलेशंस है उनको आसानी से कर ले। अब हम ये वाली इक्वेशन लिख कर देखते हैं, 1.47754 अल्फा इज इक्वल टू, फिर उसके बाद ब्रैकेट है 1 प्लस फ्रैक्शन अल्फा एक्स विच इज अननोन डाउन एरो 4
राइट एरो ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 20 सही हो गया जी। अब मैं उसे कहता हूँ शिफ्ट और सॉल्व फॉर एक्स इज इक्वल टू, तो उसने देखे विद इन नो टाइम आपको बता दिया 0.078 इसका आंसर है 0.0788, यानी कि x इज इक्वल टू जो आपका रेट है दैट इज 7.88%। व्हाट इज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी? यस कंपाउंड को, राइट। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जब आपके पास दो टाइम पीरियड्स हो, तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट। एक टाइम पीरियड का जो सम है वो अगले टाइम पीरियड के लिए p बन जाएगा और उसके ऊपर दोबारा जो है ना वो कंपाउंडिंग फैक्टर लग जाएगा। ये जो पहला टाइम पीरियड है इसका कंपाउंडिंग फैक्टर है ये वाला, यानी कि पहले 5 सालों का, और अगले 5 सालों का कंपाउंडिंग फैक्टर है ये वाला। तो आप इसको बहुत इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।